वो जो हर लिहाज से फ्रेंडली मैच होना था, वो सहज सरल रह सकने वाली प्रक्रिया वॉर में बदल चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राज्यसभा का मैदान रण क्षेत्र में बदल चुका है। हालांकि संख्या बल के लिहाज से अब भी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन फिर भी सियासी उठापटक और बाड़ेबंदी की नौबत आ गई। कई तरह के सवाल हैं और तमाम सवालों के जवाब विधानसभा में दलों के संख्या बल और राज्यसभा चुनाव के सियासी गणित में छिपे हैं, जहां 1+1 2 से 27 तक कुछ भी हो सकते हैं। संख्या बल में राजस्थान विधानसभा का गणित बेहद 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 सिंपल है। कांग्रेस के पास अपने खुद के 107 विधायक हैं। बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी के पास कुल 72 विधायक हैं। निर्दलीय विधायकों की बात कर ली जाए तो निर्दलीय विधायकों की संख्या 13 है। वहीं अन्य पार्टियों के जो विधायक हैं उनकी संख्या 8 है। तो कांग्रेस के 107, बीजेपी के 72, 13 निर्दलीय और अन्य यानी जो दूसरी रीजनल पार्टीज हैं जिन्होंने 2018 के विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमाई थी, उनमें उनके विधायक 8 हैं। अब इनमें से कौन किसके साथ है इस बारे में भी बातचीत होगी, लेकिन चलिए दलगत स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के पास अपने खुद के कुल 107 विधायक हैं, लेकिन इसी के साथ कांग्रेस के पास 13 में से 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है। वहीं जिन अन्य पार्टियों की हम बात कर रहे थे, उनके 8 में से 5 विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस के साथ है, जिसके बाद कांग्रेस के पास कुल 125 विधायक हो जाते हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास अपने कुल के 72 विधायक हैं। साथ ही आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन है, जिसके बाद संख्या 75 हो जाती है। तो इन आंकड़ों के लिहाज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, फ्रेंडली मैच होना चाहिए, लेकिन स्थितियां वॉर में बदल गई। मेरे साथ एक गेस्ट पैनल मौजूद हैं जिनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरे साथ कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जुड़ रही हैं, बीजेपी नेता अलका गुर्जर जुड़ रही हैं, ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और गोवर्धन चौधरी हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। अर्चना शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि सावधानी ही बचाव है तो ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी के मोड में कांग्रेस क्यों है? नंबर गेम तो पूरी तरह से आपके साथ है। स्वप्निल जी, जो कि आपने गेम से युद्ध तक की एक यात्रा का जिक्र कर दिया, तो मैं कहूंगी कि ओवरप्ले भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनके पास संख्या बल नहीं था, उसके बावजूद सेकंड कैंडिडेट खड़ा किया, तो उससे स्पष्ट हो गया कि अब ये फ्रेंडली गेम नहीं होकर के एक तरह से ये वॉर हो गया। और वॉर इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो सार्वभौमिक हो चुका है। हाँ। और वो उस तरह का चरित्र है जिसमें कि वो जो मैन्युफैक्चर चरित्र चेहरे पे टिके हुए हैं। मेरा सवाल बेहद सिंपल है, आप ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी के मोड में क्यों है? वही मैं बता रही हूँ आपको कि जिस तरह का चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, उसका भी उदाहरण सामने आया कि आपने देखा गुजरात में 3 जो कांग्रेस के विधायक थे, दबाव डलवाकर उनसे इस्तीफे ले लिए। कुल 17 विधायकों का इन्होंने इस्तीफा लिया है वहां पर अब तक। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सरकार गिराई इन्होंने, और उस स्थिति में जब कोरोना की त्रासदी का हम सामना कर रहे थे और जब ये डिसीजन होना ही था, इम्पेंडिंग था कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, पार्लियामेंट को स्थगित करना पड़ेगा, उन दोनों चीजों को होल्ड पे डाला, जनता के जीवन को जोखिम पे डाला, इसलिए कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराना है और भाजपा की सरकार वहां पर बनानी है। ठीक है। तो जब ऐसी स्थितियां, ऐसे परिदृश्य गोवा, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक और इन सब में हम देखते आ रहे हैं 6 वर्षों में निरंतर कि इनके पास जब जनादेश नहीं होता राज्यों में, तो जिस पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी पार्टी यानी भाजपा से इतर, तो उसे कैसे ध्वस्त करना है, कैसे डिसमेंटल करना है, उसके सदस्यों पर कैसे दबाव बनाना है, उसका खेल खुला खेलते हैं ये लोग। ऐसे लोग पार्टी में होते क्यों हैं? मतलब ये भी अपने आप में एक सोचने की बात है। अर्चना जी, मैं आगे आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अर्चना गुर्जर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने बहुत बेसिक वो आंकड़े बताए हैं राजस्थान विधानसभा के, जो कि 2018 में सामने आ गए थे और उसके बाद से स्थितियां क्लियर हैं। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी ने हमेशा अपना लक्ष्य बहुत 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 आगे का रखा है, लेकिन उस संख्या में 2
कैसे हासिल होता है? देखिए स्वप्निल जी, सब पहले तो मैं अर्चना जी का जवाब दे दूं कि आर्टिकल 356 का 93 बार दुरुपयोग कांग्रेस कर चुकी है। तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करी, हॉरिजेंटल स्प्लिट था वहां पर। आपका एक ही गुजरात कमेंट में इनफ अगर था जवाब इनके देने दल के के लोग छोड़कर जा रहे हैं तो कवर कर संभाले लिया। ना। अब मेरे उसके सवाल अंदर- पर जवाब दे दें प्लीज। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ। मैं राज्यसभा चुनाव पर आती हूँ। देखिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा करें। ठीक है। अब कांग्रेस के अलावा जो निर्दलीय हैं या दूसरे जो लोग हैं, उनसे वोट मांगने का अधिकार हमारा है। हम वो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत कार्यवाही कर रहे हैं। तो इसमें ऐतराज इनको कहाँ है? नहीं, ऐतराज ये कह रहे हैं इनके पास नंबर ट्राई करना है। चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए ना कि टीम इंडिया को ओलंपिक्स में सिर्फ पार्टिसिपेट करना थोड़ा ना भेजना है, मेडल भी जिताना है। स्वप्निल जी, नहीं, मेडल जीतने की गुंजाइश होती है तभी टीम इंडिया पार्टिसिपेट करती है। हमारे स्पिरिट्स हाई है। देखिए, ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, बाड़ाबंदी ये कर रहे हैं, राज इनके पास है। ठीक है। बसपा के विधायकों को कुछ न कुछ इन्होंने कमिटमेंट किया होगा, पूरा नहीं हुआ। इनके विधायकों में असंतोष है। सारा काम इनके पास राज है, जांच करें ना। लेकिन ये इस तरह की बातें करके अपने लोगों को, और ये कहना कि विधायकों को खरीद रहे हैं, क्या विधायक बिकाऊ है? जनप्रतिनिधि कभी बिकाऊ है क्या? नंबर्स पर भी मैं जाऊंगा, मैंने उसके भी ग्राफिक्स तैयार किए हैं और उससे जुड़ा सवाल भी पूछूंगा आपसे। अगर निर्दलीय और बसपा विधायकों की बात करते हैं सम्मानित तो जो 13+5 हो जाता विधानसभा है। के सदस्य हैं, उनके मान को भी हानि मैं उस पर भी बातचीत करूंगा, उससे पहले ओम सैनी जी। स्वप्निल जी, हाँ, स्वप्निल जी, मैं नहीं कह रही हूँ, एक कमेंट कहना चाहूंगा। मैं नहीं कह रही हूँ, ये मायावती जी कह चुकी है कि बसपा के विधायकों को इन्होंने खरीद फरोख्त और लालच दिया है। ठीक है, तो ये खुद सारे तो आप काम मायावती कर रहे जी हैं जो और कहती है वो इल्जाम मान जाती हैं क्या? समझ में मायावती नहीं जी आ तो रहा क्या केंद्र पर चाहते हैं। निशाने भी साध रही है, वो मान लीजिए। फिर ऐसी बातें क्यों करना मैम? अपन आपस में ही रहते हैं। मायावती ठीक है, जी, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। आपने एक कमेंट कहा था, मैंने लिया। ओम सैनी जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि बहुत बेसिक शुरुआत के जो जनरल आंकड़े हैं उसमें कहीं कोई जवाब नहीं छिपा है। अगर जवाब छिपा होगा तो वो लॉकडाउन पीरियड में जो मार्च से लेकर अब तक राजनीति पर लॉक रहा, उसी बीच में कहीं है, अगर है तो। मेरी आवाज ओम सैनी जी पहुंच रही है आप तक? नहीं, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। गोवर्धन, एक कमेंट में आपसे भी लेना, नहीं शायद गई। हाँ बोले ओम सैनी जी। जी, सवाल नहीं सुना मैंने। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बहुत सिंपल से आंकड़ों के बीच में अगर जवाब कहीं है तो वो मार्च जिस दिन राज्यसभा के चुनाव स्थगित हुए थे उस दिन से लेकर लॉकडाउन के पीरियड में आज तक आते आते जो गैप रहा है उसी में कहीं छिपे हैं, अगर जवाब है तो। निश्चित रूप से देखिए, ये इस पीरियड में जो कुछ हुआ है उसका आरोप तो काफी कुछ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लगाए हैं। और साथ साथ में ये भी स्थापित होता है कि मध्य प्रदेश में जैसा हुआ उसको लेकर के, अगर गुजरात में जैसा हुआ, इनको लेकर के जो एक डर था वो डर जैसे कल तक स्थापित होने की बात हो रही थी और उस पर सवाल जवाब भी हो रहे थे। तो अगर ये तत्काल होते तो मेरा ख्याल है कि ये सब सिलसिला इस तरीके से नहीं होता। अब जब इतना गैप आ गया तो उसके लिए जो एलिगेशंस हैं, जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने इसमें कोई मिली भगत करके और इसको सब कुछ किया, ये अपने आप में एक संकट पैदा कर रहा है। सहज तरीके से इलेक्शन होते तो मेरा ख्याल है कि ये सब बातें नहीं होती। हाँ, नहीं होती, लेकिन तब भी बीजेपी ने 2 प्रत्याशी तो खड़े किए थे और बीजेपी 2018 से किसी चीज को मेंटेन कर रही हो या नहीं, लेकिन इस बात को मेंटेन कर रही है कि राजस्थान में सरकार जाने वाली है, हालांकि गई नहीं। ओम सैनी जी, देखिए कुल मिलाकर के ये तो बीजेपी का अपना सिलसिला है। और जब से बीजेपी में गडकरी जी अध्यक्ष बने और उससे पहले जब हमारे जो वर्तमान गृह मंत्री हैं वो हुआ करते थे, तो उनका अलग सिलसिला था कि लोगों के बीच में विचारधाराओं को आप वैसे ही बदल सकते हैं जैसे कि कपड़े बदलते हैं। ठीक है, मतलब जवाब ढूंढना है तो टॉप पर जाएं, टॉप की लीडरशिप से जवाब को खंगाला जाए, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, गोवर्धन, बहुत संक्षिप्त में मुझे बताइए कि कोई एक्स्ट्रा आपने अभी हलचलें देखी हैं क्या? क्योंकि मैरियट होटल तो लगभग अब कांग्रेस के इलेक्शन वॉर रूम में बदल चुका है।
बिल्कुल, ये राज्यसभा चुनाव के इलेक्शन वॉर रूम में बदल चुका है और विधायकों को आज से एरर फ्री वोटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी शेड्यूल भी तय हो गया है कांग्रेस की तरफ से कि रोज 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक यहाँ पर अलग अलग एरर फ्री ट्रेनिंग वोटिंग के लिए, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे कांग्रेस की रीति नीति और आइडियोलॉजी को लेकर के एक क्लास भी इन विधायकों की होगी। जो कांग्रेस विचारक हैं वो आकर के भी या विचारधारा की ट्रेनिंग भी देंगे, क्योंकि देखिए ये जो मसला है बाड़ेबंदी का हो, चाहे राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ हो, या आइडियोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ये 7-8 दिन जो रहेंगे एरर फ्री वोटिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ में कांग्रेस के इतिहास के बारे में और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के बारे में भी लगातार इनको लेक्चर दिए जाएंगे। जो प्रख्यात विचारक हैं उनको बुला करके कल से ये लेक्चर की शुरुआत होगी। आज ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत हुई है। जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने अलग अलग जो राष्ट्रीय मुद्दे उनके बारे में बताया है। ठीक है, चलिए गोवर्धन बने रहे आप मेरे साथ। मैं यहाँ पर कुछ और आंकड़े ग्राफिक्स रूम के जरिए अपने दर्शकों तक बताना चाहता हूं कि देखिए गुंजाइशें कहां से बन रही हैं। मैंने शुरुआत में जिस फ्रेंडली मैच और वॉर की बातचीत की उसमें गुंजाइशें कैसे बन रही है वॉर की, वो मैं आपको बता रहा हूं। 3 सीटों के लिए चुनाव है, प्रत्याशी 4 मैदान में है। इस हिसाब से अब एक सीट पर जीत के लिए चाहिए 51 वोट। 51 वोट मिलना जरूरी है एक प्रत्याशी को जिताने के लिए। ऐसे में कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों की जीत के लिए उनकी पार्टी को 102 मतों की आवश्यकता होगी और उनके पास फिलहाल 107 का बहुमत है, यानी खुद के लिहाज से भी उनकी संख्या उनके साथ जा रही है। सीधे सीधे कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत लगभग तय नजर आती है 51 वोटों के लिहाज से। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के पास कुल 75 सीटें हो रही हैं आरएलपी के समर्थन के बाद और उनका पहले प्रत्याशी की 51 वोटों से जीत तय है। लेकिन बीजेपी के 51 वोट पहले प्रत्याशी को डाले जाने के बाद भी 24 वोट बच जाएंगे। 24 वोट बच जाएंगे। यहां से देखिए अब अगर 24 वोट बच रहे हैं, किसके पास कितने वोट हैं? कांग्रेस के पास 107 खुद के विधायक हैं, 13 निर्दलीय हैं। अन्य पार्टियों के 5 विधायकों के साथ कांग्रेस के पास वोटों की संख्या 125 हो रही है। वहीं जो कि कांग्रेस के लिए बेफिक्र करने वाली संख्या है, लेकिन दोनों प्रत्याशियों के जीतने के लिए कुल 102 वोटों की उन्हें जरूरत है, वो उनके पास है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास अपने 72, आरएलपी के 3, इस तरह से उनके पास हो रहे हैं 75। ऐसे में बीजेपी का एक प्रत्याशी जीत रहा है 51 वोटों से। एक प्रत्याशी के जीतने के बाद अब बीजेपी के पास 24 विधायकों के वोट रह जाते हैं। अब बीजेपी को अपने दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए 27 और वोटों की जरूरत पड़ेगी और इसी 27 के आंकड़े पर पूरा गेम टिका है। देखिए मेरे नीचे जो चीज ब्लिंक कर रही है 27, इसी पर पूरा गेम टिका है कि ये 27 को लेकर क्या चल रहा है। एक बार फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल है। अलका जी, 27 लोगों की अंतरात्मा एक साथ जागे या फिर 27 लोग एकाएक आपकी विचारधारा पर सहमत हो जाएं, आपने कुछ तो सोचा होगा इस 27 को लेकर। देखिए स्वप्निल जी, अंतरात्मा जहां तक सवाल है, नीलम संजीव रेड्डी के समय इंदिरा जी ने अंतरात्मा जगाई थी, तो अंतरात्मा तो जगी हुई है कांग्रेस के काफी लोगों की। अच्छा, लेकिन मेरा अभी भी यही कहना है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम प्रत्याशी खड़ा करें और वोट, ये वोट की राजनीति के अंतर्गत हमारा ये भी अधिकार है कि हम वोट मांगे। आगे तो क्या आपने 3 के 3 क्यों नहीं खड़े किए वोटर्स का, और आगे क्या परिणाम आता है वो तो भविष्य के गर्भ में। आप तो 3 खड़े कर सकती थी, हो सकता है पूरी कांग्रेस की अंतरात्मा जाग जाती और आपके तीनों जीत जाते। पार्टी के हार नहीं, हम तो खड़े तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ये हम एक राजनीतिक दल है और स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही काम किया जाता है, तो कुछ ना कुछ सोचा होगा और उसके अंतर्गत ही पार्टी ने ये निर्णय लिया है। ठीक है, अर्चना शर्मा जी, मैं भी आपसे जानना चाहता हूं। आपने कहा कि देखिए बीजेपी ने उस स्टेट में ये किया, उस स्टेट में ये किया, यहां पर ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा हुआ। जो लोग इधर उधर हुए या जिन लोगों की अंतरात्मा जागी, वैसे लोग आपकी पार्टी में थे क्यों? और इस बार ये एक्स्ट्रा सावधानी कहीं इसलिए तो नहीं कि आप उन लोगों को चिन्हित कर चुके हैं और आप उन पर नजर रखना चाहते हैं, या फिर आपको डर है कि कोई भी कल को उस रास्ते पर चल सकता है और ऐसे लोग आपकी पार्टी में हैं? सिंपल सा सवाल है, टालिएगा नहीं, सीधे जवाब दीजिए। देखिए स्वप्निल जी, बिल्कुल नहीं टालूंगी। जो इस तरह से करते हैं उन्हें अवसरवादी कहते हैं, इनकी डेफिनेशन अवसरवाद में होती है। लेकिन स्वप्निल जी, जो अलका जी ने अभी कहा, इतना खुला एंडोर्समेंट तो अभी तक किसी ने नहीं किया इनकी पार्टी से। इतने सारे डिबेट्स में हमने पार्टिसिपेट किया, इनके इतने सारे बयान भी आए
तो खुला एंडोर्समेंट कर गई कि अंतरात्मा की आवाज होती है और ऐसा हमने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी हमने बनाई है। यानी जो बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो माल प्रैक्टिसेस में विश्वास करती है, जिसने कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का मानस बनाया हुआ है, ये जो आप कहीं ना कहीं से माफिया के रूप में एक्स्ट्रा सावधानी वाला जो मोड है, इसलिए कि आप जानते हैं आपकी पार्टी में कौन कौन अवसरवादी हैं, कि आपको लगता है आपकी पार्टी में अवसरवादी हैं। अगर मुझे लगता है मेरी टीम में अवसरवादी नहीं है तो मैं इतना कॉशियस तो नहीं होऊंगा। देखिए बाड़ाबंदी भी आप ही कर रहे हैं, राज भी आपका ही है, सारा दूसरा पक्ष है। अलका गुर्जर जी, बाड़ाबंदी कितना अच्छा लग रहा था कि हम लोग आपस में एक एक करके बात कर रहे थे, क्यों उसको आपसी द्वंद में बदलना। मैम रुकिए ना, अर्चना जी को जवाब देने आपस में भाई, वरना इनकी बात को तो मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पर ही काट देती। जी हॉरिजॉन्टल स्प्लिट की बात कर रही थी तो मैं तो ये कहती भी रिसर्च हो जाए कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये कह रही है विधानसभा नहीं बनाते। 2 मिनट रुकिए। अब आप किसी को भी अवसरवादी, क्योंकि वो आपके विचार ऐसा है स्वप्निल जी, समस्या ये है कि जो प्रत्याशी वो तक एंडोर्स नहीं कर रहे थे, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनका चरित्र ही ऐसा है कि पैसे बाहुबल के आधार पर किसी को भी खरीदने की ताकत, ये समझ रहे अपने आप में कि सत्ता मेरी बात का जवाब दे लें। कांग्रेस अर्चना जी, आप मेरी बात का जवाब दे लें। मैंने कहा कि क्या पार्टी में अवसरवादी लोग हैं, पार्टी ने चिन्हित किया है। पूछ लीजिए इमरजेंसी के समय आपने क्या किया था। मैं जवाब ही दे रही हूँ, लेकिन क्या करें, ये अपने विचलन को मिटाने के लिए बीच में बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। कल तो आपकी सुनिए अलका जी, अलका जी सुनिए, कल आपके अध्यक्ष जी क्या कह रहे थे कि वर्टिकल स्प्लिट था, आप हॉरिजॉन्टल पे आ गई। पहले समझ के तो आ जाओ कि क्या बोलना है, पार्टी लाइन क्या है। ठीक है, आप हो गया। ऐसा है स्वप्निल जी, हो गया। अच्छा डिबेट होने नहीं देंगे। हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है, ठीक है, हो गया, और दाल में काला है। नहीं, हो गया, हो गया, चलिए अर्चना जी, हो गया, अलका जी, हो गया। देखिए होता क्या है ना कि मैं बहुत आसानी से इस डिस्कशन को आगे बढ़ा सकता हूं कुछ पलों के लिए, आप लोगों को म्यूट करके और ओम सैनी जी की आवाज को लेकर, लेकिन फिर ऐसा करना अच्छा नहीं लगता ना कि हम मेहमानों के साथ ऐसा करें। तो अलका जी और अर्चना जी थोड़ी देर रुकिए आप। ओम सैनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मैं घुमा फिरा के नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं सीधे सीधे कहना चाह रहा हूं कि अगर हम 27 की संख्या को भेदने की कोशिश करते हैं, अगर मान लीजिए, और बीजेपी 27 की संख्या को भेदने की कोशिश करती है, तो वो जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर रही है, या फिर 27 ऐसे लोग शायद उन्होंने ढूंढ लिए जिसमें निर्दलीय भी हो सकते हैं, अन्य 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि आरएलपी तो पहले से ही साथ में हो, तो फिर उनको कांग्रेस के भी चेहरे चाहिए। देखिए, राजस्थान के विधानसभा के अंदर राज्यसभा के इलेक्शन को लेकर के बड़ा इतिहास रहे हैं। यहाँ सुंदर सिंह भंडारी बहुमत होने पर भी हार गए थे, यहाँ जुगल किशोर माथुर भी हार गए थे, जिनके पास में जो अलका जी बोल रही है अंतरात्मा की आवाज वाली बात, वो बता रहा हूँ मैं। तो ऐसी स्थिति में ये सब चीजें काम करती हैं तो बड़ा खतरनाक होता है। और भैरव सिंह जी शेखावत के रहते हुए सब कुछ हुआ था, तो उसमें बहुत आरोप लगे थे। और इस वक्त जो प्रतिपक्ष में नेता हैं गुलाब चंद जी कटारिया, उनके साथ में जो राजेंद्र राठौड़ हैं, वो भी बड़ी चर्चा में रहे थे इसी तरीके के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करके। तो ये इसी डर से, इसी भय से वो पिछला इतिहास जो है वर्तमान में जो हो रहा है उसको लेकर के कुछ भी नहीं, आपने ओम सैनी जी आपने इतिहास की बात की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इतिहास में शायद अपने आप में पहली बार ऐसा होगा कि इस तरह के मामलों की अब जांच होगी। अब मान लीजिए कि कोई शर्लॉक होम्स निकलकर इस केस को सॉल्व भी कर लेगा ना, तो घाटा नुकसान दोनों को है, नफा नुकसान दोनों को है, ऐसा नहीं है, और वो लॉन्ग रिपरकशन का होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि पहली बार हुआ है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के पास में इसकी शिकायत गई है, सारे सब जगह नोट हुआ है और सब जांच का सिलसिला हो रहा है। और जो खुल के सामने आएगा वो बड़ा अपने आप में किसी भी दल के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह होगा। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि जिस तरीके से दोनों जगह दो खेमों की बात हो रही है, जिस तरीके से कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि उनके यहाँ खेमे हैं, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी कहा जाता है कि उनके यहाँ भी खेमे हैं। और एक खेमा है जो चाहता है कि अपने उम्मीदवार को जिताया जाए, और जो उम्मीदवार जो दूसरा चौथा उम्मीदवार खड़ा हुआ है, खेमा नहीं है। ठीक है जी, हाँ, नहीं ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले नहीं, एक्चुअली इन अ वे वो राइट है। देखिए, स्टेट की बॉडी पर मत जाइए आप, स्टेट की बॉडी भी अल्टीमेटली सेंटर के नीचे ही है, और वो सेंटर के लिहाज से क्लियर है कि जो आला कमान बोलेगा वही हम बोलेंगे, और वो सिर्फ बीजेपी में नहीं, वो कांग्रेस में भी है। इसलिए अलका जी, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बेहद सिंपल सा, आप जिस किसी भी राज्य में हैं और जहां कहीं भी राज्यसभा चुनाव या इस तरह की चीजें होती हैं, लोग आपसे घबराते क्यों हैं? कि मतलब आप ऐसा क्या करते हैं कि लोग घबरा जाएं, या कोई भी जो दल है वो घबरा जाए, नहीं सामने बीजेपी है तो वो ये कर सकती है, दूसरे शायद ना करें।
आप में ऐसा क्या है? नहीं स्वप्निल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी, परिवार आधारित पार्टी नहीं है। हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अच्छा, हाँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसके अंतर्गत हमने एक कैंडिडेट खड़ा किया है। हम वो नहीं है कि इमरजेंसी के समय कि इंदिरा जी कानून से ऊपर हो जाए। हम वो नहीं है कि कैंडिडेट है उनको हरा दिया जाए। हम इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। हम कलुषित राजनीति नहीं करते हैं। हम महाराष्ट्र में आपने क्या किया था? महाराष्ट्र में खड़े कर देते हो कैंडिडेट और पैसा जी, कमा आपने लिया भी किया है ऐसा। देखिए, अगर मैं इतिहास बंगाल के लाऊंगा तो आपने भी किया है ऐसा। अब राष्ट्रपति के चुनाव में आपके कैंडिडेट की जीत तय नहीं थी, लेकिन आपने प्रत्याशी अर्चना जी खड़ा कर दिया था, है ना? कर दिया था आपने भी। जी मेरी बात सुनिए। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान पर ही टिक कर करिए। तो विगत की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें खुलेगी, डिबेट संपन्न हो ही नहीं पाएगा। मैं तो आज पूछ रही हूँ, आप सत्ता पक्ष में बैठिए। अच्छा सुनिए अर्चना जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए अर्चना जी। मैं अलका जी, अब 2 मिनट रुके। आप मेरे को एक सवाल का जवाब चाहिए और इस वक्त चाहिए। अगर मेरे पास समय खत्म हो गया तो वो सवाल पता नहीं दोबारा कब उछालने का मौका मिले। अर्चना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए जब भी कोई डिटेक्टिव या आपने ये जो जांच जो होनी है, एसओजी एसीबी सब आ गई हैं, ये जब भी ये जांच पूरी होगी, जब कभी भी पूरी हो, तो उसकी रिपोर्ट आप सार्वजनिक मंच पर लाएंगे या फिर हम लोगों को आरटीआई करना पड़ेगा? और अगर आरटीआई नहीं करना पड़ा तो क्या वो कहीं दब तो नहीं जाएगी? देखिए स्वप्निल जी, एक बात समझ लीजिए, ये कोई उन लोगों की सरकार तो है नहीं जिसमें कि झूठ के आधार पर सब कुछ हासिल किया जाता हो। यहाँ तो साफगोई के साथ मुख्यमंत्री जैसी शख्सियत ने सार्वजनिक मंच से कहा है कि इंटेलिजेंस के सूत्र हमें पता चला, हमने जांच एंटी करप्शन के बाद एसओजी को भी दे दी है। तो मान करके चलिए जांच का खुलासा होगा और खुलासा होने वाला है, इसलिए विचलन और बौखलाहट है। कभी इनके प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, कभी कोई नेता आ जाता है, लेकिन ये नहीं बताते कि वो जो सेकंड कैंडिडेट खड़ा किया उसको किस आधार पर किया। कोई चुनाव लड़ता है तो कोई समीकरण तो होते हैं ना, ऐसे समीकरण तो कहीं है नहीं। ठीक है, सीधा मैं फाइनल कमेंट दे रहा हूँ। ओम सैनी जी, जांच रिपोर्ट का इंतजार आपको है कि नहीं है? बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए। क्या होती है? बिल्कुल है, निश्चित रूप से। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच हो रही तो जांच का नतीजा क्या रहा ये सामने आना चाहिए। और जिस तरीके की पारदर्शी सरकार बनाने का या कहने की बात कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कहती है, ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, प्रदेश में राज्यसभा चुनावों को लेकर स्थिति यह है कि 2 के लिए 2 हाथ हो रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। India's largest news network, News 18